हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग एचआरएम का जो सेकंड पार्ट बोल रहे हैं, एचआरएम का जो पार्ट है जहां पे हम लोग पिछले क्लास में ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में बात कर रखे थे। आज उसी के थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है, जिसमें हम लोग बेसिकली एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जहां पे हम लोग देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट होता क्या है, क्यों उसका जरूरत पड़ा, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर बात करें एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का, तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जहां पे एम्प्लॉय के बेटर बेटर लीडरशिप क्वालिटीज के लिए, उनके परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, फ्यूचर लीडर्स के लिए उनको एक अच्छा डेवलपमेंट कराना, दैट इज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि उनके अंदर फ्यूचर परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करे, कैसे डेवलप करे, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज उनके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले। चलिए आते हैं अपने पीडीएफ। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल @नेट वाला भैया को ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी आप उसको जाके ज्वाइन कर ले। उससे क्या होगा, जो भी नोट्स वगैरह होंगी वो आज की नोट्स आपको कल के बेसिस पे मिल जाया। प्लस अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो नहीं करा है, तो आप अभी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई फर्दर क्वेरी रहता है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आज होगा बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 10 एचआरएम का, जिसमें लोग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। प्लस पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या देख रखा था, आज कहां तक चलेंगे, और अब और कितने क्लासेस बचे हैं। तो अब ज्यादा क्लासेस इसमें नहीं बचे हैं, आई थिंक 6 या 7 क्लासेस बचे होंगे, जो कि आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का स्टार्ट। जैसा कि अभी आपको इंट्रो हमने दिया, काफी ब्रीफ में दिया, और जो आप लोगों ने समझने का कोशिश करा होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बेटर फ्यूचर के लिए कैसे प्लान किया जाता है, वो सारे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाए। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। Executive development in HRM is one of the form of training programs which are conducted in an organization. क्या बोला है? One of the form of training program which are conducted in an organization. ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट कराया जाता है। It allow employees to better leaders and improve their performance. ये एम्प्लॉयज को अलाउ करता है एक बेटर लीडर बनने के लिए और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। दूसरी तरफ टॉप मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाई फ्यूचर लीडर्स। टॉप मैनेजमेंट क्या करते हैं? फ्यूचर लीडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद दिस फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। मतलब ये एक ऐसा ट्रेनिंग फॉर्म है जहां पे एम्प्लॉयज को थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली नॉलेज इंप्रूव करने का काम करता है। An executive development program enhance the employees skills and knowledge for better future performance and फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर पाए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको इजीली सॉल्व कर पाए के लिए एम्प्लॉयज का स्किल्स को बढ़ाया जाए, नॉलेज को बढ़ाया जाए, उसके लिए एग्जीक्यूटिव का जरूरत था। ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मीनिंग पे। Executive development in HRM refers to the training and development programs which are conducted in the organization to develop the future managers and leaders. Future managers and leaders को develop करने के लिए एक प्रोग्राम करवाया जाता है। उस प्रोग्राम के तहत जो भी अभी करेंटली एम्प्लॉयज हैं उनको ऐसे ट्रेंड किया जाता है ताकि फ्यूचर में वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो दैट इज व्हाट executive development. The term executive is referred to the signify the top level management which consists of 5 to 10% of the organization. जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मात्र 5 से 10% होते हैं, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जिनको चुनता है। ठीक है,
This executive training helped the organization to find the dedicated, loyal and good leadership skill and the growth and secure organization future. मतलब कि दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, आप आगे पढ़ोगे थ्योरी एक्स वाई में। एक होते हैं कामचोर टाइप के, एक होते हैं जिनको काम बता दो खुद ही कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपने पढ़ रखा होगा ओबी में, या फिर आगे चल के आप पढ़ोगे, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट शायद आपका हो गया है या नहीं हुआ तो आगे चल के हो जाएगा, इसके बाद ही हो। ठीक है, आई थिंक बचा हुआ होगा। तो एक एम्प्लॉयज होते हैं जिनको कामचोर होते हैं। भाई कामचोर एम्प्लॉयज को लेकर के क्या करोगे, जो कि सेल्फ डायरेक्टेड है ही नहीं। ठीक है, उनको बस महीना से मतलब है, थोड़ा बहुत काम कर लिए हो गया। तो उनके डेवलपमेंट में काम करके आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप वैसे लोगों के पीछे काम करोगे जो कि अपने में फोकस ज्यादा करते हैं और अपने से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हो तो बेकार है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप सोचते हो तो ऑर्गेनाइजेशन का भी धर्म ये है कि वो भी आपके बारे में सोचे। तो कैसे सोचेगा, को करना पड़ेगा डेवलपमेंट, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज के लिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट लेकर के आएगा जो एम्प्लॉय वाकई सर अच्छा स्किल्स हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, फ्यूचर के वो अच्छे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उस कंपनी को यहाँ से यहाँ पहुंचा सकते हैं। तो वो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, जो कि 5 से 10% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ध्यान देंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कैसे? There are some reasons or factors which influence the company to create executive development in the HRM. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन व्यू, some factor changes their environment which influence them to start executive development. There are factors influencing executive developing program in HRM is what? Only one of the leader factors influencing the executive development is any kind of the loss faced by the company. It can be lower sales, lower shares, lower profit, कुछ भी हो सकता है कि एक फॉर्म ऑफ लॉस है जो उसको सहना पड़ सकता है, ये भी एक दबाव डालता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट, चेंजिंग द एनवायरनमेंट इन फोर्सिंग द कंपनीज टू अपग्रेड देयर एम्प्लॉयज। ऑब्वियस है कि आपको तो बोलेगा कि अपने एम्प्लॉयज को अपग्रेड कीजिए, अपग्रेड नहीं कीजिएगा तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फ्यूचर के नीड्स एंड डिमांड्स को देखते हुए आपको प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस करना होगा। तो प्रोडक्शन चेंजेस करने के लिए, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज तो ऑलरेडी ओल्ड वाले पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो नए वाले पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, उनको टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन करना होगा। तो एज एनवायरनमेंट इज kept on changing, companies are forced to build their strong future leader। तो जो कि हम लोग का ये डायनेमिक चीज है जो कि बार बार चेंज होते रहता है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग फ्यूचर लीडर लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम चेंजेस और डेवलपमेंट ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इन एचआरएम इज टू डीमोटिवेट एम्प्लॉय। मोटिवेट हो जाते हैं भाई एम्प्लॉयज विथ रेगुलर सेम वर्क, ओवर एंड ओवर एम्प्लॉय गेट बोर, जैसे एक ही काम को करते करते बोर हो जाओगे। तो विद देयर वर्क, so with executive development it gives the new opportunity। जब आप उसका एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट करोगे तो वो नए नए चीजों को सीखेंगे, तो फिर वो सीखने का जो नया नया चीज का चलन आएगा तो वो मोटिवेट होंगे कि चलो हमको और भी काम करना होगा, बोर फील नहीं होंगे। जब बोर फील नहीं होंगे दैट मीन्स आपका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, company always need to keep an inventory is getting a company always need to keep an inventory of of executives। inventory मतलब स्टॉक रखना होगा क्या? So when a firm feels their executive inventory is getting low or there is a need to restock the inventory, आपको लगेगा कि ये कम पड़ रहा है, उस जगह पे आप क्या करोगे कि जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है उसको काम पे। रॉन्ग और नो ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स कैन लीड टू द इनएफिशिएंसी। अगर आप मैनेजर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो या गलत ट्रेनिंग दे रहे हो, हो जाएंगे इनएफिशिएंट हो जाएंगे, और जब इनएफिशिएंट हो जाएंगे लो हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगा, तो आपका लीडरशिप क्वालिटी भी कम रहेगा।
विच फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्ट इन, फोर्स करता है एग्जीक्यूटिव डेवलप करने में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपनी डू नॉट फील द प्रेशर of when their companies are investing in a training and getting good result. As a result, organization feel competitive pressure to do the, अगर आप ट्रेनिंग खर्च कर रहे हो और उसका इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, गुड रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो क्या उस समय आप बोर फील करोगे? उस समय आपको ये लगेगा कि आप डिमोटिवेटेड कर रहे हो कि नहीं इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं ना। दैट टाइम यू विल फील तो कि आप इन्वेस्ट करो किस पे, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इन कोर्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव, एक सेकंड, ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग बात करें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा? पहला, टू डेवलप द कैपेबिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू देयर प्रेजेंट रोल। भाई अपने प्रेजेंट रोल को तो आप फुलफिल कर रहे हो, लेकिन अगर उस सिचुएशन से हटा करके कुछ काम दिया जाए तो क्या आप उसको फुलफिल कर पाओगे? तो सर ट्रेनिंग में आपने बता रखा था कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक फैक्टर ये भी है, ऑब्जेक्टिव है, जहां पे दूसरा है टू डेवलप द टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन नहीं है तो आप काम को कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे सर, एक एग्जांपल दोगे क्या? चलो सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि मुझे बैक टू बैक प्रोडक्ट्स चाहिए, हर महीने करीबन 5000 प्रोडक्ट्स चाहिए। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कामचोर, वो उनके एम्प्लॉयज है कामचोर, वो बोल रहे हैं कि 5000 तो नहीं दे पाएंगे भाई, हम 2000 देंगे। अब बताओ, सेल्स का टारगेट हर महीना वो रख रहा है 5000 और आप दोगे उसको 2000, तो यहाँ पे शॉर्टेज क्रिएट होगा। जब शॉर्टेज क्रिएट होगा तो दूसरे लोग एंट्री मारेंगे, दूसरे लोग जब एंट्री मारेंगे तो एक बार जब आप दूसरे का प्रोडक्ट आप खरीदने लोगे तो फिर आप इस प्रोडक्ट में आने से पहले एक बार सोचोगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। बिल्कुल सर, तो इन सारी चीजों को भी रखना पड़ता है, इसलिए टीम स्पिरिट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। टू डेवलप अ कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल आपको दिए, एग्जांपल आप लिख सकते हो, सेल्स मैनेजर, सेल्स एंड प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे। टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी बाय कॉन्टिन्यूअस रिवील ऑफ इंडिविजुअल कैपेबिलिटी कीपिंग द पीस विद द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होगा वैसे वैसे आपको क्या करना होगा, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना होगा ताकि वो टेक्नोलॉजी फिट बैठ सके। नेक्स्ट, टू इट प्रैक्टिसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू पुट एफर्ट टू डेवलप द फुल पोटेंशियल ऑफ द वर्कफोर्स को डेवलप करने के लिए, फुल पोटेंशियल के साथ काम करने के लिए ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट, it can be making clear when we highlight the importance of HR in line and examination process of the Barling Awards, which is given in an international level of the quality organization. इंटरनेशनल लेवल का ये बात है, तो जहाँ पे क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको थोड़ा प्रोत्साहन के तौर पे क्या करना पड़ता है, कह सकते हो कि कुछ अवार्ड वगैरह देते रहो, उससे क्या होंगे, वो भी मोटिवेट होंगे। टू डेवलप बेटर इंटरपर्सनल एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इन, तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है बेटर, तो फिर वैसे सिचुएशन में क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। क्योंकि देखो, अगर मेरा अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति अगर अच्छा रिलेशन नहीं है तो मेरे सबऑर्डिनेट्स तो ये जरूर सोचेंगे भाई ऐसा क्यों नहीं है, तो ये सोचेंगे कि मैं एरोगेंट हूँ, सकता हूँ मैं बॉस हूँ, सुपीरियर हूँ, तो मेरे मेरे में अंदर वो लोग ये सोचेंगे कि मैं एरोगेंट हूँ। और अगर मैं एरोगेंट हूँ दैट मीन्स व्हाट, क्या हो सकता है सर, एरोगेंट है आप काम अच्छे से नहीं करते हैं, आप किसी का सुनते नहीं है, सैलरी वगैरह बढ़ाते नहीं है, क्या होगा, तो क्या करेंगे, टर्नओवर बढ़ेगा। टर्नओवर बढ़ेगा मतलब एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो बढ़ेगा, एम्प्लॉय छोड़ करके दूसरी जगह जाएंगे। एब्सेंटिज्म देखने को मिलेगा। एब्सेंटिज्म का मतलब है कि एम्प्लॉयज जो है एब्सेंट करना स्टार्ट कर देंगे, रेगुलर वर्क नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बेटर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशन, ठीक है, ताकि वो अपने जो भी ग्रीवेंसेस है खुल करके आपको। नेक्स्ट, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में अगर बात करें, प्लेसमेंट तो देखो ट्रेनिंग हो चुका है,
अब ट्रेनिंग होने के बाद क्या है, प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट मतलब कि अब जब वो ट्रेंड होकर के आ गया, एक स्पेसिफिक काम सीख करके आ गया, तो अब आप उसको एक एक्चुअल पोस्ट दोगे। तो पोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय जो होगा वो एक उसके स्पेसिफिक जॉब के लिए होगा, उसके रैंक के अकॉर्डिंग होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें होंगी, वो सारी चीजों को आपको बताना होगा। तो ये होता है प्लेसमेंट का पार्ट। प्लेसमेंट के बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे जो नए एम्प्लॉयज हैं उनको पुराने एम्प्लॉयज के साथ मिलवाया जाता है और बैठ करके आपस में, मतलब देखो जैसे कि आप जब कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे तो क्या होता था, एक फ्रेशर्स पार्टी होता था। फ्रेशर्स पार्टी में क्या होता था, कैंडिडेट्स आते थे और जो ओल्ड कैंडिडेट्स थे वो लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे, जानते थे। तो ये होता था इंडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका देखते हैं क्या है, ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक एंड प्लान इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज टू देयर जॉब एंड देयर कोवर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके साथ कौन काम करेंगे, किस तरह का काम होना चाहिए, कैसा सिस्टमैटिक प्लान वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो गया आपका ओरिएंट। तो अभी हम लोग इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं, तो an actual posting of an employee to a specific job with a rank and responsibility attached to him। मतलब क्या क्या उसका रैंक क्या होगा, उसका काम क्या होगा, उसका स्पेसिफिक जो जॉब होगा वो तो पता होना चाहिए, ठीक है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर उसके आने वाले हैं, ये सारा प्लेसमेंट का बात है। इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एन, जबकि इंडिविजुअल को एक रैंक प्रोवाइड करना। जैसे कि सुनते होंगे ना, एक रैंक 1 वाला जॉब है, रैंक 2 वाला जॉब है। मतलब कि रैंक 1 वाला जॉब वो ऐसा जॉब होता है, थोड़ा रॉयल जॉब होता है, आपको ड्राइवर से लेकर के गार्डनर से वाले सारे लोग मिलते हैं। तो जहाँ पे आपको अपना जॉब पोजीशन अच्छे से डिफाइंड होगा, दैट इज प्लेस। इट इम्प्लाइज द मैचिंग requirement of the job with the qualification of the candidate's skills, abilities, potential, capacities and their expectation toward the organization। तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये सारा प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है सर, इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉयज हु इज न्यूली इलेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। कोई नया एम्प्लॉय आया है, नया एम्प्लॉय आने के टाइम पे उसको पुराने एम्प्लॉयज के साथ मिलवाना, उसी मिलवाने के क्रम को क्या बोला जाता है, इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू द माइकल आर्मस्ट्रांग, इंडक्शन इज द, हम लोग कह सकते हैं इंडक्शन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज टू द, कह सकते हैं, एक अच्छा डेफिनेशन मिल गया। इंडक्शन सा चेंज कर नया डेफिनेशन। इंडक्शन अपने स्कूल डेज में हम किया करते थे, इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू ओल्ड एम्प्लॉयज, ठीक है। इंडक्शन इज अ प्रोसेस, इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू एम्प्लॉयज टू ओल्ड एम्प्लॉयज। अब चलो पढ़ते हैं दूसरे का डेफिनेशन। ये तो सूरज कुमार का डेफिनेशन था, अब आगे पढ़ते हैं माइकल आर्मस्ट्रांग का। इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय, रिसीव करना, वेलकम करना एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइन अ कंपनी, जब वो पहली बार कंपनी को ज्वाइन करेगा, and giving him the basic information he needs to settle down quickly and happily start work। और उसको वो काम देना जिस काम को वो अच्छे से कर पाए और हैप्पीली स्टार्ट कर पाए। when an employee is given a letter of appointment, he joins the company on duty। वो कंपनी को क्या करता है, ज्वाइन करता है। the very first thing that the company does is introduce the new employee to the organization and people working there। क्या मतलब कि बेसिकली अगर आप बोल दो तो इंट्रोडक्शन ही कराना नए एम्प्लॉयज का पुराने एम्प्लॉयज के साथ और उनको
चीजों के बारे में अच्छे से। चलिए आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड अ प्लान्ड introduction of employees to their jobs, their co-worker in an organization. It is also called as induction. Induction को जैसा ही orientation है क्या सर जी? Orientation is designed to provide a new employee with the information she needs to function comfortably and effectively in the organization. कैसे comfortably काम करना है, effectively काम करना है, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। शुड बी प्रोसेस नॉट एन इवेंट, ये एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं है। क्या है? प्रोसेस है, ये इवेंट है, याद रखेंगे। चलिए आते हैं, बात करते हैं इंडक्शन और ओरिएंटेशन में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है उसके। तो इंडक्शन इज अ प्रोसेस टेक्स प्लेस टू वेलकम न्यू कमर टू द ऑर्गेनाइजेशन। न्यू कमर्स का वेलकम करना ऑर्गेनाइजेशन में, टू मेक देम रेडी फॉर देयर जॉब, ताकि उनको उनके जॉब के लिए रेडी किया जा सके। वही अगर बात करें ओरिएंटेशन में, अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व असिमिलेशन ऑफ ए न्यू जॉइनी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन टू रिहैबिलिटेट हिम एट द न्यू वर्क प्लेस, प्रोवाइड विद अ बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब सब कुछ बताना, कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ से कोई चीज़ को अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो वो चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, एक नया वर्क प्लेस है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना, कैसे यहाँ सर्वाइव करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करना। इंडक्शन का प्रोसेस बात करेंगे तो ये वन वे होता है, और ओरिएंटेशन आपका टू वे, मतलब बोथ वे कम्युनिकेशन होता है। इंडक्शन में इन्वॉल्व ऑफ द एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मतलब न्यू एम्प्लॉयज का इंट्रोडक्शन होता है इंडक्शन में, और ओरिएंटेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है, मतलब मेल मिलाव होता है, मतलब मिलना होता है, ठीक है। और अगर इंडक्शन में बात करें तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ओरिएंटेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इंडक्शन पहले होता है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, और ओरिएंटेशन बात करें तो वो आपका दूसरा प्रोसेस है। डिटेल्ड प्रेजेंटेशन और ब्रोचर ऑफ द कंपनीज रूल्स, पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयज बेनिफिट्स प्रोवाइड, ठीक है। सब सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल ओवरव्यू ऑफ द, हट गया है, प्रैक्टिकल ओवरव्यू ऑफ द प्रैक्टिकल ओवरव्यू प्रोवाइड, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो? प्रैक्टिकल ओवरव्यू इसमें प्रोवाइड किया। ये था आपका आज का सेशन, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोगों ने सारे चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब देखो थोड़ा सा बात करते हैं एग्जाम से रिलेटेड कि सर अभी एग्जाम आने वाला है, उस पर कैसे कैसे क्या करें। बहुत सारे बच्चों का एक्चुअली में यहाँ पे कमेंट था कि सर ये काम को, ये चीज़ को कैसे करें। तो खैर उसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो बना है, यहाँ पे तो बोलना सही नहीं है, बट वो सेपरेट वीडियो है। बट हाँ, अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको पड़ने वाला है। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने खुद ही एनालिसिस किया है, के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हुआ था, बहुत कम समय में हुआ था, काफ़ी डिफिकल्ट थे क्योंकि वहाँ पे PYQs देखने को मिले ही नहीं थे। लेकिन इस बार चांसेस हैं PYQs, देखो मैं कोई कुछ भी कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, और लोगों की तरह ऐसा नहीं कि कुछ भी कंफर्म बोल रहा, नहीं, PYQs का कोई कंफर्मेशन, बट हाँ कभी भी कंफर्मेशन नहीं होता। बट आप PYQs पता है आपको करना इसलिए चाहिए कि आपको एक बेसिक आइडियाज लगता है आपके क्वेश्चंस किस तरीके से, ठीक है। PYQs का बस एक ही बेनिफिट है। देखो मैं जब स्टार्टिंग डेज में जब प्रिपरेशन किया करता था तो उस टाइम पे एग्जाम्स काफ़ी इजी हुआ करती, ठीक है। एग्जाम इजी मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को। लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे भीड़ बढ़ रहा है इसमें, क्वेश्चंस का एप्लीकेशन बहुत ही मुश्किल हो गया, ठीक है। उसको जो आप पढ़ के जाते हो उसको इवन अप्लाई करना बहुत मुश्किल। इसके लिए आपके लिए, इसके लिए हालांकि MCQ का तो PYQ सीरीज तो हम लोग लेकर के जरूर आएंगे। PYQs पिछले साल भी लेकर के आए थे, इस बार तो, पिछले बार हम इकोनॉमिक्स लेकर के आए थे, इस बार और HRM दोनों का हम ही ले। लेकिन एक बात आपको हम बताते हैं कि आप हमेशा ये सोचते हो कि PYQs का बेनिफिट
क्या है, अगर आज जैसे कि आज आपका कौन सा मंथ चल रहा है, जैसे कि ये मंथ आपका चल रहा है अभी ठीक है, अक्टूबर में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, जैसे आपका दशहरा है। अगर आप चले जाओ नवंबर में, तो नवंबर में आपका छठ है, दिवाली है, बहुत सारे त्योहार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फेस्टिवल से थोड़ा अभी फिलहाल बचना है। एक बात मान लो, अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं, ये अक्टूबर है, उसके बाद नवंबर है, ठीक है, उसके बाद दिसंबर में आपका एग्जाम। प्लीज समझ लो ध्यान से, अक्टूबर और नवंबर 2 ही मंथ आपके पास बचा है। ये 2 मंथ में दिसंबर में आप ये मान के चलना कि आपका दिसंबर में एग्जाम कब है, 6 दिसंबर। पिछली बार क्या हुआ था, जनरली कॉमर्स का एग्जाम क्या होता था, लास्ट में होता था या मिड में होता था। पिछली बार का आप हिस्ट्री उठा के देखो, फर्स्ट डे हमारा एग्जाम दे दिया, फर्स्ट डे ही एग्जाम दे दिया। हम लोगों ने तो सोच के रखा था अरे लास्ट डे में, मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं खुद का रिवीजन को ड्रॉप करके रखा था, लेकिन बाद में पता चलता अरे फर्स्ट डे ही आ गया एग्जाम। तब हो गया खाना भयानक खतरनाक वाला सिचुएशन। तो इसी के लिए आप इसके लिए आज से ही लग जाओ, ये बहुत ही अच्छा होगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम। चलिए, ज़्यादा लेक्चर को लंबा ना खींचते हुए हम लोग करते हैं लेक्चर को एंड। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए लाइक्स के जरिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर भी कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले। नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर।